लेकिन आपने वहाँ पे एलविश यादव को लेके बोला था, एक कमेंट दिया था कि मतलब कौन एलविश यादव एक तरफा हराएंगे इनको। मैं जानता हूँ उनको। हाँ बहुत बहुत ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। अच्छा, अब एलविश के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया। बोलना बंद कर दिया। मतलब LGBT थे या ट्रांसजेंडर थे, जो भी थे, तो वो मतलब बिल्कुल ना ऐसा हो गया कि चिपकने वाला सीन हो गया। तो हम लोगों को शूट छोड़ के भागना पड़ा था वहाँ। भागना पड़ा। वो 100 मीटर तक पीछे रन करते हुए भागे थे, आप सोचो। तो रजत के लिए क्या बोलना चाहेंगे? रजत भैया भी अच्छे हैं, नो डाउट। मतलब वो भी बहुत हम्बल हैं, क्योंकि एज अ पर्सनैलिटी वो सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है कि भाई बहुत, मतलब एक होता है ना शिवा का रुद्र रूप, वैसा है कि भाई बहुत गालियाँ देता है या बहुत गलत काम करता है, बट भाई वो बहुत अच्छा बंदा है। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेगमेंट चुगलियों का अड्डा। हंसने हंसाने की होगी शुरुआत, तो कभी चौके छक्कों की बरसात। यही है इस इन्फ्लुएंसर की दीवानगी। तो भाई क्यों ना कर लें अब शुरुआत। इश्क ही दीवानगी है, या फिर कहें इस जनाब की शर्ट उतारने का कुछ नया स्टाइल है। अभी तक तो सुना था कि लड़की देखी मुंह से बजे सीटी और बजे हाथ से ताली, लेकिन यहाँ पे कहानी है उल्टी, क्योंकि अब लड़की देख उतर रही है शर्ट और चढ़ रहा है फॉलोअर्स का खुमार। तो क्यों ना बिना समय गवाए बढ़े आगे। बिल्कुल, हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। और हाँ भाई, वही चुगलियाँ करने वाले हैं। तो आज की जो चुगलियां होने वाली हैं उसमें हम दो चुगलखोर तो बैठे ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है इस वक्त जो आज हमारे साथ बैठ के जो है चुगलियां करने वाली है, यानी कि गॉसिप्स। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं निखिल बड़ेजा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। निखिल, सबसे पहला तो सवाल मेरा ही आपसे रहने वाला है कि निखिल बड़ेजा से ये मिरेकल जेरी बनने का क्या कॉन्सेप्ट था आपका, कि ये करना है, ये सोचा है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब क्यों निखिल बड़ेजा में ऐसी क्या कमी थी कि मिरेकल जेरी बनना पड़ा? कमी कुछ नहीं थी। मिरेकल जेरी, जैसे हम लोग अब सब लड़कियां हैं, उनको हाँ। जेरी पसंद होता है। सो दिस थॉट्स कम्स की जेरी करते हैं। तो इस जेरी का कोई टर्म भी है? हाँ, जेरी का टर्म भी है। वो सब पर्सनल है। मतलब जेरी वाला कंसेप्ट था, हम लोग पहले जेरीज की वीडियोस बनाते थे। हाँ। तो वहाँ से वो कंसेप्ट आया था। हाँ। देन टर्न आउट इनटू शर्टलेस वीडियोस। देन अब जानते लोग जेरी जेरी करके हैं, तो फिर जेरी है। ये आप जब जेरी बनने की शुरुआत हुई तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? कैसे दिमाग में ये आइडिया कि मुझे सिर्फ अब इन्फ्लुएंसर ही बनना है? यार, इन्फ्लुएंसर में फर्स्ट थिंग इज़ रिस्पेक्ट अच्छा है। देन इट्स नथिंग लाइक कि आपको सिर्फ जॉब करके पैसा कमाना है। आप अपने मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, कि आप कभी भी काम कर सकते हो। सो वो मेरा थॉट प्रोसेस रहता था, तो इन्फ्लुएंसर फील्ड इसलिए था। और स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में रहे हैं, जिमिंग वगैरह करते थे, तो जस्ट थॉट कि फिटनेस की वीडियोस बना सकते हैं। तो वहाँ से बस शुरू हुआ वो, फिर ब्लेसिंग्स है उस गॉड की कि कन्वर्ट हो गया वो चीज़। कन्वर्ट होता गया। हाँ। और आप मतलब अपने स्क्रिप्ट वगैरह भी खुद ही लिखते हैं? हाँ, सब चीज़ खुद ही करते हैं। इट्स ऑल। तो मतलब जैसे हम मीडिया स्टूडेंट्स रहे हैं, तो हमें स्क्रिप्टिंग सिखाई गई है, तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त कुछ क्या सोचते हैं दिमाग में? स्क्रिप्ट लिखते सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में रहता है कि अपने हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं लिखना, सामने वाले को क्या डिलीवर्स दे सकते हैं जिससे कि वो वीडियोस को शेयर करे, दैट्स ऑल। मतलब वो एंगेज हो, दैट्स ऑल। लेकिन आज की डेट में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लेकिन जब आपके इनिशियल डेज थे तो एक कंपटीशन तो रहता ही है यार कि इन्फ्लुएंसर बनना है। ये कोई डे वन का प्रोजेक्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल बहुत मेहनत करके काम करना पड़ता है, अपना 100% करना पड़ता है, और कई बार आपको बुलीज का भी सामना करना पड़ता है, ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों से कैसे आप बचते बचाते आज यहाँ तक पहुँचे हैं? यार, इट्स ऑल अबाउट मीन्स प्रैक्टिस। जैसे अब आपको 2 गालियाँ मिलती है, 3 गालियाँ मिलती है, 4 गालियाँ मिलती हैं। हाँ। सो आप स्टार्ट कर देते हो उसको इग्नोर करना, क्योंकि इट्स सोशल मीडिया जहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। सो 3 गालियाँ मिली, 4 गालियाँ मिली, इफेक्ट आया, 5 मिली आया, 6 तक फिर नॉर्मल हो गया कि दे लो गालियाँ, जितनी देनी है दो। बट फिर वही होता है ना, जब आप बाहर निकलते हो, लोग आपको पहचानते हैं, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, तो वो इक्वलाइज हो जाता है। लेकिन जब डीमोटिवेशन का भी एक वर्ड निकल कर आता है हाँ। कि डीमोटिवेट होता है इंसान जब अपने करियर की शुरुआत करता है, चाहे हम लोग एज अ मीडिया पर्सन की बात करें, एज अ इन्फ्लुएंसर की बात करें, जब भी हम ऑडियंस को केटर करते हैं तो जो पहला रिस्पॉन्स आता है वो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। और नेगेटिव, अगर एक आम इंसान की बात करी जाए और एक आम इंसान को अगर ऐसे ही कोई नेगेटिव कमेंट कर दे तो वो उसके दिमाग में पूरा दिन चलता है। हाँ। लेकिन उस तरीके के कमेंट्स आना, उन सब चीज़ों से कैसे डील करते हो, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमेशा आती ही रहती है। यार देखो, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में रहे हैं, हाँ। तो स्पोर्ट्स में ना हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है कि फोकस ऑन योर वर्क।
तो हम लोगों का वही माइंडसेट था. अब एज बीइंग अ नॉर्मल पर्सन अगर मैं क्रिएटर लाइन में आता तो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट होता, बट स्पोर्ट्स बचपन से खेला है तो वो एक डिसिप्लिन अंदर था कि अगर वीडियोस वर्क नहीं भी कर रही, जैसे इनिशियल फेज में 4 मंथ तक मेरे आई थिंक 5000 फॉलोअर्स थे, तो वहाँ पे शायद लोग गिव अप करते हैं क्योंकि वीडियोस नहीं चल रही, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप सीख रहे हो. देन मतलब टर्न आउट हुआ, मैंने जैसे कंटेंट बदलना शुरू किया, इट्स लाइक कि 1 वीक में मेरे 1.5 लाख फॉलोअर हो गए थे. फिर मैंने ECL आ गया तो थोड़ा स्टॉप मिल गया, वीडियोस डालना कम कर दिया. देन मैं ECL के बाद आया था तो मेरा सिर्फ मैक्सिमम 12 या 13 दिन में फिर मेरे 1 लाख फॉलोअर बढ़े. तो ऐसे मतलब इट्स अप एंड डाउन वाला सीन होता है सोशल मीडिया, तो यू हैव टू बी पेशेंट. तो ये आपने अपना जो जर्नी स्टार्ट करी ये मतलब कौन से ईयर से स्टार्ट करी? मेरे को अराउंड 9 मंथ हुए हैं. बस 9 मंथ. मतलब अब ये जो सक्सेस आप देख रहे हैं अभी 9 मंथ्स के अंदर, तो इसको जब देखते हैं कैसा लगता है? प्राउड भी है बट काइंड ऑफ कि अभी बहुत कुछ अचीव करना है, सो इट्स नथिंग लाइक कि हाँ मतलब बहुत अचीव कर लिया है. फैमिली का कितना सपोर्ट है? फैमिली का तो यार देखो स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे भी पेरेंट्स ने नहीं किया था, बट यू हैव टू कन्विंस देम कि यार मैं करके दिखाऊंगा. क्योंकि पेरेंट्स का एक कॉन्सेप्ट ये भी रहता है ना इंडियन पेरेंट्स का कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो, पढ़ाई करो, कुछ शादी करो, बच्चे करो. शादी करो, बच्चे करो. और अगर आप ये उनको ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, क्रिएटर बनना है, तो उनके दिमाग में सबसे पहला आएगा कि यार इसका फ्यूचर क्या है. हाँ, क्योंकि हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चे पे पैसा लगा रहा है, तो वो इसलिए लगा रहा है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो. और इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स में बहुत लोग ऐसे हैं कि मेहनत करते हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकलता है. ये पढ़ाई और खेलने से मुझे एक चीज़ याद आ रही है. एक डायलॉग सुना था मैंने जो ये था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. तो ये मतलब है, दैट्स ट्रू, 100% ट्रू. क्योंकि देखो आज हर कोई ये सोचता है कि मैं UPSC कर लूँ या ये कर लूँ. वहाँ पे पॉसिबिलिटी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 0.000%. आप अगर देखोगे 10 लाख में से एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है. अब इन्फ्लुएंसर फील्ड में इज नथिंग अबाउट कि आपको किसी के साथ कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से आप में से कोई एक जा रहा है एज अ इन्फ्लुएंसर. अगर आप अच्छे हो तो आप भी वायरल होगे, अगर वो अच्छा है तो वो भी वायरल होगा. प्लस आपकी ऑडियंस भी तो आपको सपोर्ट करती है, जो आपकी जेन्युइन ऑडियंस है वो आपको ही देखेगी, वो किसी और को नहीं देखेगी. और ये सारी चीज़ें चलती भी हैं टाइम टू टाइम. लेकिन अब जैसे जैसे आगे कंपटीशन बढ़ रहा है और आप इतने फिटनेस फ्रीक भी हैं, और मतलब हमने देखा है आपके जब लोग इंटरव्यू लेने वाले थे तो बहुत रिसर्च करी थी, तो उस रिसर्च में हमने देखा है कि आपको शर्टलेस रहना बहुत पसंद है. तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है? मतलब ये सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन कहाँ से, कि मतलब खुद ही है कि बॉडी दिखानी है? ऐसा आया था आइडिया कि जैसे अब कभी हम शर्टलेस होते हैं तो लड़कियों को पसंद आता है, नो डाउट. तो ये तो होता ही है, ये तो जेन्युइन है. तो सबको ये होता था कि यार क्या कंटेंट बनाया जाए, तो इट्स टर्न आउट कि शर्टलेस ही बनाते हैं. तो फिर मेरे को हमेशा से ना एक थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में था कि मेरे को कुछ यूनिक करना है जो अब तक किसी ने ना किया हो. तो फिर एक फॉर्मेट ऐसा लिया कि लोग रिएक्शंस करते हैं, मैं नेचुरल शर्टलेस रिएक्शन करता हूँ. तो वो उस चीज़ में हाँ वो टर्न आउट चीज़ें होती गई, वो इन प्रोसेस वो चीज़ फिर कन्वर्ट हो गई एज अ इन्फ्लुएंसर. इसमें मुझे ना एक सवाल आ रहा है कि जब आपने पहली बार एक ऐसी वीडियो बनाई होगी शर्टलेस, पहले तो लोग मत पूछो, पहले तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए होंगे. अरे पहली बार का सीन बताता हूँ. हमने शर्टलेस नहीं बनाया था. हमने बनाया था एक चार्ट वाला कि आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, ठीक है, और एक बनाया था हग मी और किस में, ठीक है. तो सरोजनी में वो वीडियो शूट हो रहा था, तो वीडियोस बना, मतलब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए कि लड़कियां भी हक कर रही हैं, और मतलब 2-3 किस भी हुआ था. बट उसके बाद क्या हुआ, पुलिस बूथ था वहाँ पे. अब उसने देख लिया कि कहता तू कौन है जो तेरे को लोग हक करेंगे, ठीक है. तो अब वो आया, वो अंदर ले गया, उसने बैठाया, बहुत चीज़ समझाई. मैंने कहा ठीक है मैं समझ रहा हूँ. अब कहता है कि अगली बार नहीं होना चाहिए. मैंने कहा ठीक है सर नहीं होगा. फिर बैक 3 दिन बाद हमने दोबारा वीडियो शूट करी, फिर उसने हमें पकड़ा, कहता है अब दोबारा नहीं होना चाहिए. फिर हमने वो जगह छोड़ दी. तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ था. मतलब बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस किया. जब आप शर्टलेस होते हैं आपके कितने एब्स हैं? मेरे ऑलमोस्ट 6-8 हैं. 6 to 8. तो मतलब लड़कियां तो कोई ऐसा रिएक्शन भी आया जो आपने अभी तक दिखाया ना हो और वो लड़की मतलब बहुत ज़्यादा पागल हो गई हो देख के? हाँ ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत होते हैं. मतलब एक का था कि जैसे मतलब फ़ोन चला के आ रहे थे, तो उनका फ़ोन गिर गया था और आईफोन का मतलब उनका डिस्प्ले उड़ गया था. तो ऐसा भी रिएक्शन था. तो मतलब सबसे यूनिक कौन सा रहा है कि इस मतलब ये तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ऐसी कोई चीज़ भी सामने से आ जाएगी? और भाई ये तो है मतलब जैसे गर्ल्स का होता है तो थोड़ा सा LGBTQ साइड भी होता है. तो भाई वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल होते हैं यार. मतलब एक दिन शर्टलेस कर रहे थे, सो बैक फेस था उनका, हमें दिखा नहीं. तो हम ना हमारा ऐसा था कि हम बैक चल के जाते हैं और शर्टलेस करते हैं. तो
अब वो जैसे पलटे, अब वो मतलब LGBT थे या ट्रांसजेंडर थे जो भी थे, तो वो मतलब बिल्कुल ना ऐसा हो गया कि चिपकने वाला सीन हो गया। तो हम लोगों को शूट छोड़ के भागना पड़ा था वहाँ भागना पड़ा Oh वो 100 मीटर तक पीछे रन करते हुए भागे थे, आप सोचो। मतलब पकड़ने वो के लिए। पकड़ने के लिए मतलब उनका ऐसा सीन होता है, उनको लीन फिजिक या समथिंग ऐसा बहुत पसंद होता है। और आपने वो कॉन्सेप्ट किया था कि भाई वो फिर आपने डाला भी था उसमें नहीं, वो social मैंने media? डाला नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था, बट सिमिलर काइंड ऑफ स्क्रिप्ट फिर हमने बनाया था। उसमें LGBTQ की जगह हमने लड़की को डाल दिया था। अच्छा हाँ, वो स्क्रिप्ट चेंज इस करके फिटनेस का राज क्या है? अच्छा खाओ। मतलब डेली रूटीन क्या है आपका, क्या खाते हो, जिम वगैरह, हाँ। एक्सरसाइज? देखो, रूटीन ये होता है कि सुबह उठना, शिव जी का नाम लेना, एंड थोड़ा सा खाना वाना, फिर देन जिम जाना। फिर मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल ऐसा रहता है कि मैं जैसे संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखता हूँ, या मतलब अपना बुक्स रीड करना, देन अपना स्क्रिप्ट्स लिखना या एडिटिंग वर्क होता है। फिर शूट कभी होता है तो शूट पे, नहीं तो क्रिकेट या फिर जिम या कभी डांस क्लासेस, ऐसा चलता है। देन थोड़ा सा रात को फन एक्टिविटीज़। अगर अभी ये तो अभी आपकी हालिया फिटनेस की बात करूं, अगर थोड़ा पीछे चले, निखिल जब छोटे थे तब कैसे थे निखिल? नोटी, बहुत बहुत क्लास और के बैक अब बेंचर कैसे? थे या बहुत। अभी तो डबल हूँ, आप तो मतलब ओपन अप हो चुके हमें हैं। आपके इंस्टा वो पे पूरी तो- दिखाई देती है मुझे पता चल गया। लेकिन मतलब बैक बेंचर थे या पढ़ाई में कैसा, वो फैमिली का कैसा कि निखिल पढ़ो पढ़ो, या फिर स्पोर्ट्स यार में? फैमिली का हमेशा से एक था कि भाई पढ़ो, कुछ नहीं रखा खेलने में, पढ़ो। और मेरा हमेशा ये होता था स्कूल बंक करना, हाँ। भाई सुबह 5 बजे निकलना, रात को 12 बजे। अब आप वो खेले होंगे ना, कभी कंचियाँ खेली हैं? हम लोग इतनी कंचियाँ खेलते थे, क्रिकेट, बस यही होता था, गिल्ली डंडा खेलना। मतलब पागलों की तरह धूप में खेल रहे हैं, मतलब एहसास भी नहीं हो रहा कि क्या टाइम हो रहा है, खाना पीना कुछ नहीं। उस वक्त तो टैनिंग का भी कोई टैनिंग का भी नहीं होता था। अब आके ये हो रहा है कि भाई स्किन केयर कर Skin लो, care ये कर करो। लो, वो कर लो। कुछ नहीं होता भाई, सब फेक है। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जैसे स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, बचपन से ही आप स्पोर्ट्स की तरफ ही हैं। तो अभी ECL सीजन 2 में हमने आपको देखा था, उसमें आपने क्या शानदार फील्डिंग करी थी। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि मतलब वो प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी क्रिकेट की? क्रिकेट मतलब कब से आपको क्रिकेट पसंद आया? स्पोर्ट्स में बहुत सारे होते हैं, बट क्रिकेट कब से पसंद आया? यार क्रिकेट तो सबके खून में है, बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे। तो फिर एक मौका मिला ECL खेलने का, देन ECL खेला, फर्स्ट सीज़न भी अच्छा गया था, देन सेकंड सीज़न में मिला, अच्छी परफॉर्मेंस रही। बस वही है, क्रिकेट बचपन से खेलते हुए आए हैं। तो और यहाँ ECL 2 की प्रैक्टिस हमने मतलब कोलकाता का पूरा टीम, हमने 2 महीना पहले कैंप लगाया था। मतलब कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जिसने 2 मंथ कैंप पूरा कंटिन्यू रखा हो। और उसका रिजल्ट हमें देखने में मिला था ECL 2 में। शायद हो सकता है 3 में ट्रॉफी भी आ जाए। ओह, ये तो प्रेडिक्शन बिल्कुल एकदम प्रेडिक्शन स्ट्रांग नहीं है है। ये, ये अनुराग द्विवेदी की प्रिडिक्शन को आप कहीं ना कहीं फेल। भैया की तो इस बार उसमें भी हो रही है फेल, IPL में। IPL में भी हो रही है, हम बहुत देख सारी। रहे हैं, वो बहुत ट्रोल भी हो रहा है इस चीज़ को लेके। लेकिन खैर, अगर हम ECL सीजन 2 की बात कर रहे हैं कि हरियाणवी हंटर्स को हराने का पूरा जज्बा था और एक तरफा हार, वो हराया है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अनबिलीवेबल था कि जो बोल के गए वो फील्ड पर फील्ड करके पे दिखाया। किया। मतलब अंदर रिवेंज था कि हरियाणवी हंटर सीजन 1 की विनिंग टीम है, हराना तो है। और और पहली सिर्फ बार हरियाणवी हंटर्स को ही क्यों, और भी टीमें थी, आपने हरियाणवी हंटर्स के अलावा किसी देखो, को नहीं बोला? इंडिया अगर जीतना चाहती है ऑस्ट्रेलिया से, तो फाइटिंग कंपटीशन होगा। बिल्कुल। और इंडिया खुद भी अगर बोलेगी कि मेरे को किसी टक्कर की टीम से भिड़ना है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और वो ऑस्ट्रेलिया हरियाणा है, नो डाउट। और हरियाणा में ना एक वो है, मतलब फील्ड पे डोमिनेट करते हैं। तो हम सबकी ऐसी पर्सनैलिटी कि हम किसी को डोमिनेट नहीं करने देते। सो इट्स नथिंग लाइक कि रिवेंज, बट एक वो अंदर एग्रेशन था कि भाई हरियाणा को तो हराएंगे क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है। बट जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वो फील्ड पे बहुत ज़्यादा स्लेजिंग वगैरह करते हाँ। हैं, तो इस बार जो है स्लेजिंग के लिए जो है चेन्नई स्मैशर्स की टीम के कुछ प्लेयर्स को बोला जा रहा था, जो कि यहाँ पे जब नजीम जो है हमारे PC में भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि इसके जब आज हमने चेन्नई स्मैशर्स की टीम को देखा तो आज हमारे लिए एल्विश की टीम के लिए इज्जत बढ़ गई। तो समवेयर आपको भी लगता है कि चेन्नई स्मैशर्स की टीम ज़्यादा स्लेजिंग करती है और हरियाणवी हंटर्स की कम? यार चेन्नई में कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्लेज करते हैं। स्लेजिंग इज़ अ गुड थिंग, बट गोइंग पर्सनल इज़ अ बैड थिंग। तो पर्सनल ना जाओ तो बेटर है। हाँ, वो नाजिम ने भी वो बोला थोड़ा था कि सा वो पर्सनल रिलीजियस गए हो थे, वो हमें क्लिप्स में भी दिखा था। और ECL में बहुत कुछ हुआ है जो पर्सनल लेवल पे भी हुआ है। लेकिन अगर हम ECL की बात कर रहे हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी अपनी टीम के अलावा? अलावा? और अपनी टीम के अलावा आपकी कौन सी, जो कैप्टन है वो रहे हैं? फुकरा भैया। फुकरा ही कैप्टन फेवरेट रहे। हाँ। क्यों, क्या पसंद आया यार उनकी वो टीम में? बंदा मस्त है, जेन्युइनली। मतलब वो ऐसा है कि हार जीत मैटर करती है, बट वो एंजॉय करता है टीम। ऐसा उसका ना, भैया का हमेशा एक रहता है, मैं उनसे उतना मतलब टीम में नहीं हूँ, बट भैया का हमेशा रहता है इट्स ऑल अबाउट फैमिली। अगर टीम में हो तो आप फैमिली का हिस्सा हो।
सिर्फ गेम नहीं है, वो बाहर भी मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं जितना, क्योंकि अंकित इज मतलब वेरी मच क्लोज टू मी, तो पता है सब। फुकरा भैया मतलब बहुत बहुत बढ़िया बंदे हैं भाई। और सबसे एग्रेसिव कैप्टन कौन लगा आपको? एग्रेसिव? हाँ, जो मतलब गुस्से में कि नहीं ऐसे खेलो, ऐसे करो, ये क्या कर रहे हो फील्ड पे? यार एग्रेसिव तो एलविश भी थोड़ा बहुत तो है फील्ड पर। फील्ड पर तो है, मतलब वो एग्रेशन पॉजिटिवली है, हम्म। और बाकी सब में ही है। देखो और आपकी टीम के कैप्टन? वो पुष्कर भैया तो भाई उनको जीतना है, उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। नहीं उनके, और वो चीज़ दिखती भी है जब वो हाँ। पीसी में भी आए थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही ले रहे हैं। भैया का सबसे बड़ा जो अच्छा प्लस पॉइंट मेरे को लगता है वो है बिल्कुल सेल्फलेस खेलते हैं वो। उन्होंने क्लियर कट बोला था कि मेरे को प्लेइंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जीत चाहिए। और उन्होंने हमेशा से बोला है कि तुम्हें जो करना है, मैनेजमेंट लेके सब चीज़, उन्होंने हर चीज़ को बोल दिया था कि भाई कितना भी एक्सपेंस हो, कुछ हो, मैं दूंगा, बस तुम टीम जितवाओ। जैसे और टीमों में भी हो रहा था कि मतलब इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चल रही वो हैं। होता है यार, देखो हर एक तरह का थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हर जगह होता है, चाहे वो ईसीएल हो, कोई रियलिटी शो हो, कहीं भी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है तो हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। आप भी सोचोगे अब तक आ ही नहीं पाता। तो आपने पीसी में बोला था कि मतलब हरियाणवी हंटर से रिलेटेड ही बोला था, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि आपका मेन टारगेट हरियाणवी हंटर, जैसे हरियाणवी आपने अभी ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करा तो वो वैलिड पॉइंट पे आपने बोला, लेकिन आपने वहाँ पे एलविश यादव को लेके बोला था, एक कमेंट दिया था कि मतलब कौन एलविश यादव, एक तरफा हराएंगे इनको। मैं तो। जानता हूँ उनको। हाँ, तो मतलब ऐसा क्यों बोला था उस वक्त, या ऐसे निकल गया मुंह से, या गो विद फिर द फ्लो था भाई। लेकिन उसके बाद लोगों ने आपको ट्रोल बहुत करा। बहुत ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। अच्छा, अब एलविश के खिलाफ बोलना ही बंद कर बोलना दिया। बंद कर दिया। नो टॉक। लेकिन पर्सनल ग्रजेस तो नहीं है ना आपके? नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है, मतलब भैया का भी एग्रेसिव फील्ड पे है, बट उनका लोगों को ऐसा लगता है कि और एलविश बहुत ज़्यादा कड़ू है या घमंडी है। भाई कुछ नहीं है, आप उनसे अगर पर्सनली मिलोगे ना, सो इट्स मतलब वो बहुत हम्बल है। वो सिर्फ उनका ऐसा होता है कि वो मतलब ना अपना जो सर्कल है उसमें ज़्यादा रहते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि उनकी बहुत कल्ट आर्मी है, तो वो उतना बात करने जाएंगे तो फिर वो किस किस से बात करेंगे। बिल्कुल। तो फिर ना लोगों को ऐसा फील होता है इंटरनली कि यार ये बहुत ज़्यादा घमंडी आदमी है। बिल्कुल नहीं है भाई, वो बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट पर्सन है। आपकी उनसे बात हुई? हाँ, मेरी मैच के बाद भी हुई थी, मैंने बोला भी भैया सॉरी, तो कहता है चिल मार, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आदमी है यार एलविश, नो डाउट। लेकिन अगर हम लोग एलविश की भी बात कर रहे हैं तो और भी वहाँ यूट्यूबर्स थे, मैं राउंड टू हेल को तो नहीं भूलूंगी। वहाँ पे वो उनकी तो जो ऑडियंस थी वहाँ पर, नाजिम, वसीम, जैन, सैफी, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। उन्होंने तो कमेंट्री भी करी थी, इनफैक्ट ईसीएल में हिंदी कमेंट्री की थी, और क्या गजब कमेंट्री की थी। उसको तो हमने सुना था, हमारे हंस के पेट में दर्द हो गया था। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं, देखिए ऑन ग्राउंड तो सब लोग एग्रेशन में रहते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा गेम है जो अच्छे Aggressive खेल है। जहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ खेल रहे होते हैं और जब अलग अलग खेल रहे होते हैं तो वो तो दोनों चीजें अलग उनके फैंस भी लड़ जाते हैं। लड़ जाते और हैं। गालियाँ भी आती हैं। ऑन ग्राउंड तो एक अलग चीज़ है। पर्सनली उन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग, बातचीत, हंसी मजाक कैसा रहा? क्योंकि राउंड टू हेल अभी से नहीं, 2016-17 से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और एक होता है कि भाई ये, और वो लोग हैं जो गांव के तबके से निकले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड लेवल से उठे हैं। बिल्कुल। तो भैया उनके साथ भी अच्छा बॉन्ड है। आप जैसे उस टाइम पे उनके रोज़े चल रहे थे भैया उनके, तो सब लोग 4 बजे सैरी करते थे, मतलब उनका होता है कि 4 बजे वो खाना खाते हैं। तो अब वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि यार हिंदू मुस्लिम है, रिलीजन है, हम भी साथ बैठ के सैरी करते थे। हम भी, जैसे फैजल है वो मेरे साथ रहता था, मेरा रूम पार्टनर है, तो वो मुस्लिम है, हम लोग हिंदू हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हमने उसके साथ नहीं बैठना। तो मतलब इतना ईसीएल इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट, वो ना एक अच्छे दोस्त देता है, अच्छे रिलेशंस देता है, एक अच्छे बॉन्ड्स देता है। तो फैजल मतलब मेरा बहुत प्यारा दोस्त है भाई, मतलब एक ऐसा दोस्त मैं बोल सकता हूँ जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मुझे लगता है आप लोग लास्ट डे पे तो इमोशनल तो जरूर हुए होंगे। बहुत हुए थे, नो डाउट। अब ये सीजन 1 में भी था और 2 में भी था। क्योंकि तो ईसीएल सीजन 3 का इंतजार होगा। हाँ ये तो है यार। तो ईसीएल सीजन 3 की बात हो रही है, तो ईसीएल सीजन 3 में आपको मौका मिलता है तो कोलकाता सुपरस्टार को साइड करते हैं, कौन सी टीम के साथ आप खेलना चाहोगे? देखो हमेशा कोलकाता के साथ ही खेलना चाहूँगा, हाँ। बट अब आप बोल रहे हो कि कोलकाता के अलावा, तो बेंगलोर, फुकरा भैया। अब फुकरा बैंगलोर की भैया। बात आप कर रहे हैं तो अभी लास्ट तक आते आते जो गेम पलटा है। वहाँ क्या मिस्टेक वहाँ आपके भैया ने ही आपको हराया। वो तो यार भैया गेम की है। टीम को आपने मतलब जीतने दिया या कहीं लगा नहीं, कि जीतने ही नहीं दिया। वो बस होता है कि किसी दिन कोई अच्छा खेलता है, कोई ख़राब खेलता है। ये तो उस दिन शायद हमने स्कोर उतना अच्छा नहीं किया था, तो डिफेंड करने का
नहीं होता एक पॉइंट का, हर बार आप लो स्कोरिंग से नहीं जीतते। बिल्कुल। सो उतना स्कोर ही हमने खड़ा नहीं किया था कि हम उसको डिफेंड कर क्योंकि सकते। लास्ट जब बैंगलोर का मैच हो रहा था चेन्नई से, हमें अभी भी याद है कि वो जो नंबर उन्होंने दिया था वो हमने कभी नहीं सोचा था कभी कि नहीं मैच सोचा इतनी था। जल्दी हाँ। सिमट जाएगा, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब आपका भी मैच चल रहा था बैंगलोर के साथ, तब भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं सोची थी कि ये मैच क्योंकि एक हाँ। पॉइंट ऐसा आता है कि बिल्कुल चीज़ों को पलट के रख पलट देते देता हैं, है। या तो एक कैच होगी या तो एक छक्का छक्का होगा। होगा। वो टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं था कहीं उस मैच में। हम मतलब वन साइडेड वो मैच हारे थे। बट अगर आप देखोगे तो हमने फुकरा भैया के साथ पहला ही मैच था हमारे सीजन का, तो हमने उनको भी हराया था। तो ऐसा नहीं है कि दिन दिन की भी बात होती है, हार कोई जीत जिस तो दिन अच्छा खेलता है वो जीतता है। नहीं, नो डाउट कोलकाता सुपरस्टार की जो टीम थी वो काफ़ी स्ट्रांग काफी थी, बहुत strong क्योंकि थी। स्टार्टिंग में वो मैचेस लगातार जीत रही थी, बीच में कुछ हुआ, फिर लास्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, टॉप 4 में होना। और अब जब ईसीएल की बात हो रही है, तो इस बार के जो ईसीएल में बहुत ज़्यादा जो है जो प्लेयर्स आए थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि जो अंपायर हैं वो गलत डिसीजन दे decision रहे दे हैं। रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो है ईसीएल फिक्स था, तो और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है ईसीएल बीच में ही छोड़ दिया, जैसे रचित रोझा, गौरव तनेजा ने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया। तो मतलब ऐसा क्यों? आपको तो इनसाइड की ज़्यादा न्यूज़ होगी। और जो रचित हैं उन्होंने तो जा के बहुत जगह इंटरव्यू दिए, अपनी बात रखने की अनुराग कोशिश द्विवेदी की। को क्या कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैं बताता हूँ पूरा, हम लोग अंदर ही रहते तो हमें पता है। अब रचित का ये था कि देखो हर मैनेजमेंट का अलग सीन होता है। अब हम कोलकाता से हैं, वो लखनऊ से थे, लखनऊ के मैनेजमेंट में थे, तो सब सिनेरियो मैनेजमेंट्स को पता होता है। अब रचित भाई की बात करें तो रचित भाई का ऐसा सीन था कि उनका गेम्स उतना अच्छा नहीं है। भाई ये इन्फ्लुएंसर लीग है, बट आप जब प्लेइंग 11 उठा मतलब तैयार करते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई इन्फ्लुएंसर है, आपको कैटेगरी के हिसाब से पिक करने होते हैं। तो रचित अगर अच्छा खेलता तो उसको टीम रखती। अब रचित अच्छा नहीं खेल रहा तो उसको टीम नहीं रखेगी ना। पर वो कह रहे हैं कि हमें मौका दिया ही नहीं गया। और अरे मैं भाई लेदर जब की इतने बॉल से अच्छे अच्छे खेलता हूँ। प्लेयर्स हैं, आपको कैसे मौका मिलेगा? अब मैं आपको जेन्युइन पॉइंट पे बताऊं, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ, बट एंड मोमेंट तक मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं प्लेइंग में हूँ। तो अब मैं लीग छोड़ के तो नहीं जाऊंगा ना, वो डिसरिस्पेक्ट है ईसीएल के रिगार्डिंग। मतलब बहुत सारी चीजें थी, जैसे उन्होंने बोला था कि आज सिर्फ अनुराग द्विवेदी अगर मेरे साथ मैच करने आएंगे तो मैं उनकी एक बॉल पे छक्के यार दूंगा, अनुराग ये भैया करूंगा, इतने वो मतलब करूंगा। इतने बढ़िया आदमी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो हम सबसे खुद आके मिलते हैं, कभी हम उनके पास नहीं जाते। अनुराग भैया की वो पर्सनैलिटी है। और इस बारे में अगर अनुराग की आप बात कर ही रहे हैं, तो अनुराग द्विवेदी का पीसी चल रही थी चेन्नई के साथ, उनकी वहां पर भी बहुत चीजें बहसबाजी हो गई थी। उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ गेम को गेम तक रखिए, आप रिलीजन के नाम पर बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और वो थी वो जेन्युइनली चीजें थी। चेन्नई छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनका गुस्सा दिख रहा था कि आप जो है। और उन्होंने बोला था कि हम लिखित कंप्लेंट भी करेंगे, मैं बार बार जाके जो एम्पायर था उनको वो भी स्लेजिंग के लिए Sledging बोला के था, लिए। कि स्लेजिंग मैं के ये लिए। चीजें बोल भी रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, वहाँ स्लेज हो रहा है, आप इन चीजों को लेके बोल नहीं रहे हैं। तो अनुराग का वो नेचर रहा है कि मतलब वो चीज़ों को लेके बर्दाश्त हाँ, नहीं करता, बर्दाश्त कहते नहीं मैं करता। गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त करता हूँ। और उनको प्रेडिक्शन मास्टर भी कहा जाता है। कोलकाता की टीम जब पीसी में आई थी तो उन्होंने एक ये भी पॉइंट उठाया था कि ये एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग है जहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स खेलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसका नाम जो है चेंज करके पीसीएल रख देना चाहिए, जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट लीग हो। तो इसको क्यों बोला उन्होंने? आप यार ही की वो- टीम के एक थे, उन्होंने बोला था ये। वो देखो अब भैया का क्या माइंडसेट था, क्या बोला है वो भैया जाने। बट थोड़ा बहुत जितना मेरे को आइडिया है वो इसलिए है क्योंकि कुछ बड़े बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस लीग में आ रहे हैं। सो शायद मेरे को भी ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर ज़्यादा क्रिकेटर्स आएंगे तो वो फिर वो लीग का जो मज़ा है वो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। फिर उसका नाम एंटरटेनमेंट क्यों है? नहीं रहेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर अच्छे बॉलर ज़्यादा आएंगे तो एलविश भी कम स्कोर पे आउट होगा, जैन सैफी भी कम स्कोर पे आउट होगा, फुकरा भी होगा, तो शायद वो उनकी ऑडियंस के लिए डी फ्रेम होगा। बिल्कुल। जैन सैफी और वसीम का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था आईसीएल सीजन 2 में। मुनावर भैया कितने जीरो पे आउट हुए थे। मतलब बॉम्बे, अगर मतलब मुंबई डिस्टर्बर्स की बात करें तो वहां पर जो मुनव्वर की टीम थी सीजन 1 में उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत था। अच्छा। सीजन 2 तक आते आते हम लोग भी उनके प्लेयर से एक ही सवाल कर रहे थे कि सीजन 2 तक आते आते कहाँ कमी हो गई, सीजन 2 में आखिर आप कौन सा मैच जीतोगे? कौन सा मैच कमी कुछ नहीं हुई, बाकी टीम में अच्छी हो गई थी। हाँ, ये हो सकता है। बस यही था। कहीं ना कहीं उनके ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मैं क्रिकेट बहुत फॉलो करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जो सारा भार होता है ना वो पहले ओपनिंग बैट्समैन पे आते हैं। समर्थ है और नहीं चला था। हाँ, और जो ओपनिंग बैट्समैन में समर्थ थे नहीं और वहाँ पे मुनव्वर को भेजा जाता है। मुनव्वर को हालांकि खेलना आता नहीं है, तो वहाँ पे उनको जो है अपना ओपनिंग बैट्समैन चेंज करना चाहिए था और कहीं ना कहीं उनको जो है ना लास्ट में लेके आना चाहिए था, बीच में मिड ऑर्डर में। जैसे एल्विश को अभी हमने देखा, एल्विश स्टार्टिंग में जो है ओपनिंग में आते थे, बट उनको लगा कि मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, तो वो अपने आप ही जो है बाद में आने लग गए। वो यार कैप्टन्स के भी गोल खुद के गोल होते हैं कि भाई मेरे को नीचे बैटिंग करना है। अब मुनावर भाई का क्या है वो उनको पता,
बट शायद मेरे को नहीं लगता था कि मुंबई में उतने अच्छे बैट्समैन थे भी। अगर अच्छे बैट्समैन होते तो मुनावर भैया खुद ही नीचे आते। तो नहीं था उनका, मतलब बैटिंग ऑर्डर उतना अच्छा नहीं था जितना मेरे को समझ आता है। और सबसे ज्यादा मजाकिया कौन था, मतलब ECL again, में? ये मतलब जो प्लेयर्स में जो हंसी मजाक, इधर की बात जानना, उधर की भी बात जानना, अच्छा यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। यार मौज मस्ती सभी करते हैं हर सभी एक ही टीम में। साथ। मतलब एक आप बोल लो चेन्नई में विक्की ठाकुर, ओह, भाई मेरे वो को तो दिमाग में पागल आ बंदा रहा था। है। मेरे भी दिमाग में वही आ ही और रहा था। दूसरा कोलकाता में बॉबी चौरसिया, बॉबी, हाँ। भाई हाँ। वो नेक्स्ट लेवल बंदा है अरे यार। हम लोग जब वहाँ थे ना, जब ECL में हम लोग कवर करने गए थे, तो हमने विक्की देखा का था नाम कि तो मेरे दिमाग में भी आया था। हमारे दिमाग में भी आ ही रहा था, क्योंकि जब वो जैसे चेन्नई का जिस दिन मैच, उस दिन वहाँ पे वो बिल्कुल स्टेडियम पे डांस कर रहा है, जो गाने बज रहे हैं उनके हुक स्टेप चल रहे हैं, तो मस्त है अलग वो। कैमरामैन उनके ऊपर हाँ। लगाया रखा है कि यार ये डांस करेंगे। फुल एंटरटेनमेंट तो विक्की ठाकुर ने ही दिया हुआ है ECL को। ये तो बात प्रैक्टिकल। आप क्रिकेट इतना फॉलो करते हो, क्रिकेट खेलते भी हो, तो अभी फिलहाल जो है पूरे देश में आईपीएल का IPL खुमार चल रहा है, लोग आईपीएल इतना देख रहे हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मुंबई। मुंबई इंडियंस। और टॉप 4 टीम बताता हूँ कौन मतलब क्वालिफाई करेगा। हाँ। आज अच्छा, आप आपकी अनुराग प्रिडिक्शन? द्विवेदी मेरी प्रिडिक्शन है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये बदल जाए ना तो मेरे से कह देना, आप गालियाँ जितनी मर्जी दे देना। गुजरात, दिल्ली, पंजाब और मुंबई। RCB बाहर होगी, लिख के ले लो। करंट ये ही तो बाहर कहीं होगी। मुझे भी आ रहा है, ऐसा नहीं फील वो हो रहा है। जब मतलब IPL शुरू हुआ था ना, जो टीम्स दिख रही थी उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नहीं है कि अभी पॉइंट्स टेबल ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, यही प्रेडिक्शन रहेगी और आप देख लेना। और शायद हो भी सकता है इन चारों में से अगर कोई एक टीम बाहर होगी ना तो पंजाब हो सकती है। जीतेगा कौन? गुजरात और मुंबई का फाइनल हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली दिल्ली जीत सकती है। हाँ इस बार दिल्ली की टीम अच्छी हाँ, है, बट वो दिल्ली की देखना टीम जब अच्छी बड़े मैचेस आएंगे तब पता लगेगा। क्योंकि अभी जब दिल्ली के जो मैचेस देखे हैं, वो स्कोर अच्छा बना रहे हैं और पहले के मुकाबले ठीक है। बाकी अभी देखना बड़े जब फाइनल्स आएंगे, सेमीफाइनल्स आएंगे, एलिमिनेटर्स आएंगे तो तब ये पता तो हो गई लगेगा। क्रिकेट और ECL की बातें। अब थोड़ा आते हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे। जी। कहाँ देख सकती है आपकी ऑडियंस आपको इसके बाद? ECL इसके में बाद देख देख लिया, सकते हो आप मेरे को इंस्टा पे तो प्लेग्राउंड। देख ही रहे हैं। प्लेग्राउंड। पक्का इस सीजन हाँ कंफर्म है जहाँ तक है। ओ फिर माय अगर गॉड, जीत के ये आएंगे तो तो दोबारा हमारे पास वापस आएंगे आप? हाँ पक्का, क्यों नहीं आएंगे। प्लेग्राउंड में तो एल्विश भी है। हाँ तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो कंट्रोवर्सी होगी। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है या फिर एल्विश की टीम में जाओगे? यार देखो एलविश की टीम में जाऊंगा तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी। और अगर Okay. अपोजिट में जाओगे तो कंट्रोवर्सी होगी। मतलब दोनों में से एक में जाना प्रेफर करूंगा, या तो मुनावर भाई या एलविश, क्योंकि उनकी आपसी थोड़ी है कंट्रोवर्शियल, हाँ। थोड़ा बहुत तो है। बट तो लेकिन अब मजा दोनों आएगा। के बीच में वो बॉन्डिंग तो दिख गई है। अभी हमने जो लास्ट मैचेस देखे जहाँ पे ये था कि अगर मुंबई डिसरप्टर जीतती है तो हाँ। हरियाणवी हंटर्स जो है इन कर इन हो जाएगी। जाएगी, वो बैट लेके और आए वहाँ थे। पे वो बैट लेके आए थे, उस पे एल्विश भी लिखा था, उन्होंने बाकायदा कैमरे पे दिखाया। तो वो अब वो कहीं ना कहीं जो उनके जो फैंस हैं मुनव्वर के और एल्विश के, वो अब भाईचारे में आ गए हैं। तो भाईचारा टूटने में टाइम नहीं लगता ना। हाँ वो ये भी मतलब है। निखिल जो है उनका भाईचारा तोड़ने जा रहे हैं। मजा आता है यार मसाला डालने में। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का तो काम ही है प्लेग्राउंड के बाद तड़का। रोडीज का प्लान है। ओह, इस वाले रोडीज में क्यों नहीं गए आप? अब मैं इंजर था, मतलब नहीं कर पाया, मेरा ये पूरा फोरआर्म था, ऑपरेशन हुआ था, तो मैं ट्रायल्स भी नहीं दिए थे उसके, जो ऑडिशंस राउंड होते हैं नहीं दिए। अगर जाते तो कौन सी टीम में होते? मैं हाँ। अगर इस बार पता होता कि एलविश आ रहा है हाँ। तो एलविश, नहीं फिर प्रिंस भाई। प्रिंस की टीम में। एक्सपीरियंस है भाई उसको। हाँ, क्योंकि मतलब पहले तो रोडीज इसलिए जाना जाता था क्योंकि प्रिंस है वहाँ पे, वो इतने साल से वहाँ पे कंटेस्टेंट थे, फिर उसके बाद गैंग लीडर बने। बट ये जो सीजन है ये थोड़ा जो है ना प्रिंस बैकफुट पे आ गए। बैकफुट पे आ गया क्योंकि यहाँ पे- डबल क्रॉस है हाँ, ना ये। डबल क्रॉस है, प्लस एल्विश की यार जैसे आपने बोला कल्ट आर्मी Cult है, army है। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तो और उन वो इतने वायरल हो रहे हैं। एल्विश तो खैर वायरल कंटेंट है ही सबके लिए। इस बार का डिफरेंस क्या है रोडीज में लास्ट सीजन से? रोडीज हर बार होता है तो लोग वेट नहीं करते सैटरडे संडे का, वो पोस्टपोन भी करते हैं कि मैं मंडे को देख लूंगा, ट्यूसडे को देख लूंगा। इस बार बट उसी इस time बार क्या हो देख रहा है ना, लोगों को अपोजिट हो रहा है। सैटरडे संडे देख के खत्म कर दिया, पूरे वीक क्या करें, हाँ, ये चीज हो रही है। ये तो होता ही और है। ये सिर्फ हो रहा है एलविश की वजह से। अब आप देखोगे, मतलब पहले मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, अब आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, रोडीज दिख रहा है आपको चलते हुए फोन सेम में। अभी मैं सैटरडे को ट्रैवल कर रही थी, तो मतलब ऐसा था कि आज का एपिसोड इतना धमाकेदार आया हुआ है, एल्विश की टीम ये हुआ है, मतलब हाँ। देखूं तो वो ट्रेन में नेट नहीं चला नेट था, नहीं बट चला। मैंने वहाँ पे अपना जैसे तैसे करके वो पूरा एपिसोड खत्म करा। एलविश की वजह से। एलविश का यार बहुत बड़ा फैन पेज है, बहुत बड़ा, सिर्फ हरियाणा में नहीं है पूरे इंडिया में है उसका। और अभी जैसे एल्विश की टीम को भी लेकर बहुत
ज़्यादा लोग वो हो रहे हैं कि भाई इसकी टीम से गुल्लू निकल गया ये, और उस चीज़ों को लेके हरताज को बहुत ट्रोल कर रहे थे। फिर प्रिंस को लेके भी, प्रिंस और एल्विश की कितनी कंट्रोवर्सी हुई, लड़ाई हुई उन सब चीज़ों को लेके भी कि वो थोड़ा पर्सनल चले गए। तो रोडीज में इस वक्त मेरे को लग रहा है कि डबल क्रॉस एक ऐसा सीजन हो गया रोडीज का जिसमें सच में कंट्रोवर्सीज की जिनको यार देखो, डबल क्रॉस इट्स ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी। वो थीम ही रोडीज वालों ने बहुत सोच समझ के बनाई है, कुछ ये तो है। ऐसा तो बनाया नहीं है, क्योंकि डबल क्रॉस में आप जितने धोखे दोगे उतना आप एक दूसरे को आगे बढ़ोगे और रोस्ट करोगे। जितना मसाला शो को मिलेगा उतना टीआरपी मिलेगा। सो थीम जो थी उससे शायद मेरे को लगता है कि इसकी पीआर और बढ़ी है। रोडीज की बात हो रही है तो आपके भाई फुकरा इंसान भी इस वक्त बैटल ग्राउंड में है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कैसी खेल रही है उनकी यार आई टीम? होप कि भैया जीते या राठी जीते, ओके। दोनों अच्छे क्लोज हैं। और फुकरा इंसान के इस वक्त जो है अभिषेक वहाँ पे मल्लाने- रजत दलाल भी हैं। हाँ, है तो क्या रजत करें? के लिए क्या बोलना चाहेंगे? रजत भैया भी अच्छे हैं, नो डाउट। मतलब वो भी बहुत हम्बल हैं, क्योंकि एज अ पर्सनैलिटी वो सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है कि भाई बहुत, मतलब एक होता है ना शिवा का रुद्र रूप, वैसा है कि भाई बहुत गालियाँ देता है या बहुत गलत काम करता है, बट भाई वो बहुत अच्छा बंदा है। मतलब वो ऐसा इंसान है कि अगर रास्ते में 10 कुत्ते भी, डॉग्स भी होंगे ना, तो वो उनको खाना खिलाएगा। वो ऐसा इंसान है। हाँ, रजत के अंदर ये बात तो मैंने भी देखी है, मतलब उनको गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती वो सही के साथ नहीं, सही ये है, गलत के चीज़ें- साथ गलत अगर है, मैं- उसका हम सिंपल लोग- है। जैसे आपने भी ईसीएल में इनसाइट की इतनी सारी बातें बताई, अगर हम लोग भी बोले तो उन्होंने भी मीडिया के लिए जो एक हॉस्पिटैलिटी है वो दिखाई है बहुत बढ़िया एक आदमी है तरीके यार से। वो। मतलब जो उनकी इमेज थी बिग बॉस में जाने से पहले और जो बिग बॉस से निकलने के बाद, क्योंकि बिग बॉस से जाने से पहले देखिए हर इंसान की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज आती हैं, एक फेज हर किसी की जिंदगी में आता है जो डाउनफॉल में जाता ही जाता है, और उस वक्त हम लोग सिर्फ जज करते हैं एक वीडियो क्लिप से कि वो शायद बंदा ऐसा ही है, ऐसा गलत कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में पता चलती है। यार वीडियो क्लिप्स में हमेशा, अगर कोई वीडियो क्लिप्स बनाता है, मीम्स पेजेस बनाते हैं, तो वो जानबूझ के गलत ही दिखाते हैं, क्योंकि गलत से एंगेजमेंट जल्दी आती है। तो वो उनकी लाइफ शोकेस नहीं करता कि यार रजत ऐसा है या वैसा है। अगर आपको फिर ऐसा देखना है तो फिर आप लॉन्ग पॉडकास्ट देखिए जहाँ उसकी पूरी पर्सनैलिटी आपको दिख रही है, तो वहाँ आपको एक रियल ह्यूमन के बारे में पता चलेगा कि वो एज इन नेचर में कैसा है। तो क्लिप से आप जज नहीं कर सकते किसी की पर्सनैलिटी को। दैट्स व्हाट आई से। निखिल, आपकी बॉडी पे हमें बहुत सारे टैटूज भी दिख रहे हैं, और ये हमें लगता है आपने अभी रिसेंटली करवाए, जैसे आपने बताया, तो इनका कुछ मीनिंग है? ये मतलब पूरा हाथ मेरा स्पिरिचुअलिटी पे डेडिकेटेड है। ये जैसे कि ओम है, ये ओम पूरा बैलेंस करता है यूनिवर्स को। यहाँ पे ह्यूमंस को बैलेंस करता है, पूरे यूनिवर्स को करता है, और उसका अस्तित्व है शिव। शिव का अस्तित्व है हम, जिसको शिव ब्लेसिंग्स दे रहा है, ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो ब्लेसिंग्स हमें ले जाता है हैप्पीनेस के रास्ते पे। और इट्स ऑल अबाउट हनुमान जी, कि हनुमान जी साथ है तो मतलब किसी बात का डर नहीं है, वो करेज देता है एक। और यहाँ पे शिवा का त्रिशूल है जो शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोम सर्वम साधनम, यानी कि पीस एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो ये ऑल अबाउट वो चीज़ बनाया। और यहाँ कृष्ण राधा है जो एक लव को शोकेस करता है, लव एंड पीस को। तो आपने, मुझे लग रहा है कि जो पंच तत्व है, जो हाँ, मतलब पूरा स्पिरिचुअलिटी पे बेस है ये। इसको डिज़ाइन करने में बहुत मेहनत लगी है। तो ये आपकी लाइफ में प्यार क्या है? हाँ यार प्यार, मतलब प्यार वाला ऐसा कंसेप्ट है कि आई वॉज, मतलब जो स्कूल में था मैं, तब मेरा लव लाइफ था। मतलब 4 साल मैं रिलेशन में रहा, उसके बाद ब्रेकअप, देन अभी सिंगल हूँ भाई, सिंगल ही रहना है। सिंगल लाइफ कैसी है? अकॉर्डिंग व्हाट इज लव? मतलब देखो, अगर डीप में समझना है लव, व्हाट इज लव, तो लव इज वननेस। मतलब जहाँ पे अगर स्पिरिचुअलिटी में समझो तो जहाँ मैं ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि आजकल क्या होता है मैं, वो चीज़ लव नहीं है। लव इज ऑल अबाउट वननेस, जहाँ मतलब हम बन जाएं, मतलब वी आर टुगेदर। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बट साथ है। दैट इज लव। कहते थे ना कि मतलब कि पहले प्यार होता था तो सिर्फ एक ही से इकरार है, अब तो पता नहीं कितने नाम है, सिचुएशन। आज पता है क्या होता है? आज प्यार नहीं होता, आज पहले फिजिकल रिलेशन होता है, फिर प्यार होता है, ये तो जो कि प्यार नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। वो हुकअप कल्चर आज के टाइम में, सिचुएशनशिप है, ये सब चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से वो प्यार नहीं है। अब वही चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड कर रही हैं, बहुत चल रही हैं, और लोग इस चीज़ को लेके ना सबसे ज़्यादा गलत इम्पैक्ट किस चीज़ पे हो रहा है? जो आने वाली जनरेशन है, जो यूथ है। आजकल बच्चों को स्कूल में नॉलेज पढ़ना चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? वो सिचुएशनशिप हो रहा है, ऐसी रील्स बना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो ये मेरे को लगता है ये उनकी
एज नहीं है ये सब सीखने की, समझने की। शायद जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा सिचुएशनशिप होता क्या है। ये और तो अभी का ट्रेंड है। और आजकल लोग बोलते हैं 16-16 साल के बच्चे की आप हम रिलेशन में हैं, ये हैं वो हैं, और आजकल तो लिव इन बड़ा वायरल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे पहले का कल्चर था, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं, इटली रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनका वहाँ पे ना एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे पीजीज होते हैं, आप पीजी लेते हो तो लड़का लड़की सेपरेट रहते हैं कि भाई लड़कों का पीजी अलग है, लड़कियों का पीजी अलग है। तो वहाँ क्या होता है ना, आप पार्टनर शेयर्स करते हो, वहाँ पे कोई भी आपके साथ रह सकता है, लिव इन में ही रह सकते हो आप रैंडम लोगों के साथ। वही चीज़ें यहाँ पे भी वो चीज़ कल्चर यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ सही है अगर आप लव के पर्सपेक्टिव से और देखते फिर हो। दूसरी बात ये भी है कि हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं, एक ऐसे हिस्ट्री से आते हैं जहाँ पर ये चीज़ें सब तो चीज़ें acceptable allowed है ही ही नहीं है। क्योंकि देखिए वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर से बहुत अलग है। हम चाहे वहाँ के कपड़े ले लें, लैंग्वेज ले लें, लेकिन हम वहाँ का कल्चर नहीं अडेप्ट कर सकते हैं। और जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें सबसे जो एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ गलत इन्फ्लुएंस ना हो सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत मैनेजेबल तरीके से होती हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और अभी हाल फिलहाल में, अब जैसे आपने सुना होगा, कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ है जहाँ पे 26 से ज़्यादा लोगों की अभी तक जान जो है जा चुकी है। गलत है। और अभी आंकड़े क्या है वो हमें इतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो अटैक जिन पे है वो ज़्यादातर हिंदुओं की ही लिस्ट आ रही है। और उन्होंने पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ पूछा आपका धर्म क्या है, उन्होंने बोला हिंदू, और उन्होंने उनको मार दिया। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी फाइल्स में वो नज़र आए थे। उन्होंने खुद अपना दर्द, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे अंदर का जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है उसने मुझे चुप रहने पर, मतलब कश्मीर में ही ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, हमेशा हिंदुओं के साथ ही की होती है। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट को स्पेशली, अगर यही चीज़ किसी गवर्नमेंट नेता के बेटे के साथ होती ना कि उसको गोली लगती, तो ये इतना हॉट टॉपिक बन जाता ना, इतना हॉट टॉपिक बनता ना। ये जो सॉल्यूशंस की बातें करते हैं ना कि हम सो कॉल्ड गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने चाहिए, वो स्टेप लेने चाहिए, ये अभी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आम आदमी पे बात आ रही है। किसी नेता पे, किसी बड़े आदमी को अगर गोली लगती ना वहाँ जाके, तो ये चीज़ें बहुत अलग होती, फिर एक्शंस बहुत जल्दी लिए जाते। तो अभी जब तक आम जनता पे चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत कैजुअल ले रहे हैं। पहले तो मिलिट्री आर्मी तक होती थी, अब तो जनता तक पहुंच गई, जनता तक पहुंच रही है, कल को घर तक भी पहुंच सकती है। कोई अरे जो आतंकवादी देश के अंदर आ सकता है, क्या वो घरों में नहीं आ सकता? मतलब कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी वो वीक है यहाँ बहुत वीक है। इसके लिए तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, जो कश्मीर गवर्नमेंट है उनको एक्शंस लेना पड़ेगा। जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर है, एक इन्फ्लुएंसर और है यहाँ पे आके बनी हुई है सीमा हैदर, उनको हमने ऐसे स्वागत करके बिठाया हुआ है, जैसे चढ़ाते तो हम खुद ही है ना। नहीं वही तो मतलब अगर इंडिया वाले अगर वहां जाते और वहां जाके बसते ना, तो मेरे को पता है वहां से वापस नहीं आ पाते। हाँ। और यहाँ पे आके तो उनको स्टार बना दिया, देते और हैं। यहाँ के वो स्टार तो बनी गई, लेकिन उनका एक जो एटीट्यूड है वो भी बदल गया। और मुझे तो कहीं ना कहीं पर्सनली फील होता है कि वो कुछ बड़े मकसद से आई हैं, क्योंकि मुझे हर पाकिस्तानी में अब वही दिखता है। भाई ये सबको होता है, मतलब हमें कोई भी मुस्लिम मतलब रिलीजन से मिलता है तो हमें सामने वाले को देख के ऐसा फील होता है कि ये धोखा देगा। बिल्कुल। ये कभी भी कमर पे मतलब छुरा मार सकता है। वो पर्सनैलिटी अब माइंड में ना सबकी बन गई है। हिंदू रिलीजम जितना भी हमें जानता है, सब लोग यही सोचते हैं। तो मेरे को खुद अब ऐसा फील होने लग गया। हम पहले सोचते थे यार, जैसे अभी ईसेल में मिले हम लोग, तो बहुत अच्छे अच्छे मिले, जितने भी मतलब मुस्लिम मतलब रिलीजन था, सब इतने मतलब प्यार और भाईचारे से रहते हैं ना, शायद अपने हिंदू भाई भी इतने प्यार से नहीं रहते। बट अब हम ऐसे सुनते हैं तो पूरा माइंड शिफ्ट हो जाता है, तो हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। तो बस मैं यही बोलूँगा कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अटैक्स आगे ना हो, तो जितना जल्दी हम एक्शंस लेंगे उतना बेटर है। बिल्कुल। नहीं तो अब इस पे पीएम मोदी ने जो है इस पे कुछ एक्शन लिया भी है। उन्होंने 4 ऐसे लॉ पास करे हैं जो अब पाकिस्तानियों की कहीं ना कहीं जो है उनका जीना हराम कर देगी। हाँ, होना चाहिए यार। स्ट्रिक्ट रूल्स जब तक नहीं बनेंगे तो वो फियर नहीं आएगा और वो चीज़ें रिपीट होंगी। क्या सीमा हैदर को वापसी करवा दें? करा दो भाई, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों का नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो किसी मकसद से हैं और वो अभी नहीं पता चल रहा है। अभी तो हमने उन्हें भाभी बना रखा है यार। इंडिया का सीन वो है ना, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम भी एक्शन नहीं लेंगे। वो वेट करते हैं कि कांड हो जाए फिर हम
रिस्पॉन्ड करेंगे, क्यों भाई उससे पहले एक्ट कर लो ना। आज कश्मीर में रह रहे लोग यही चीज तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने इंतजार किया कि आतंकवादी आके हमें सही बात है। गोली मारें, और वो इंतजार खत्म हुआ तो हमारे लोगों की जान चली गई। नेवी ऑफिसर थे वहां पर, 5 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। वो वहां पर कश्मीर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गए थे और इस तरीके की खबर आनी, ये सच में बहुत सोचने वाली बात है। कि आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? उन्होंने एक तो ये निकाला है कि इंडस रिवर का जो पानी है वो अब वहाँ नहीं जाएगा, और उसके बाद अगले 48 घंटे में जो भी पाकिस्तानी इस वक्त भारत के अंदर है उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि जो बोला है मोदी जी ने, क्या इससे ये सारे टेरर अटैक रुक जाएंगे? यार टेरर अटैक कभी भी नहीं रुक पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनेंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया ये लॉ दे देता है कि आपको कोई टेररिस्ट पता लगता है, आप डायरेक्ट उनको दो कि भाई शूट कर दे, तुरंत मार दे, क्योंकि उससे आप 2 को मारोगे 3 को मारोगे तो एक फियर जनरेट होगा कि भाई अगले आतंकवादी भी सोचेंगे ये चीज़ें करने से। तो वो एक फियर मैकेनिज्म ये शायद जो इस चीज़ को रोक सकता है शायद। तभी मतलब आप ये बोलना चाहते हैं जैसे यूपी में हमारे जो सीएम है योगी जी, उनका डायरेक्ट एक ही रूल है कि मतलब अगर आप गलत काम करोगे तो आप सीधा जान से जाओगे, एनकाउंटर। रियल अगर बोलूँगा ना मैं कि पीएम को अगर कोई बनना चाहिए तो वो योगी होगा। वो कट्टरों के साथ कट्टर है और अच्छे के साथ अच्छा है। इस लॉ से ही अगर आप चलोगे ना तभी आप चीज़ें इक्वलाइज कर सकते हो। अब आप सबके साथ पोलाइट रहोगे ना तो सामने वाला आपको मारेगा। ये तो होता ही। और ये कहीं ना कहीं है कि मतलब मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का काम है सबको इकट्ठा करके रखना, तो वो सबको बैलेंस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदू ही पिसता है लास्ट में। और यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो उनका तो सीधा एक ही वो है कि मतलब कुछ करोगे तो सीधा जान से जाओगे। होना चाहिए, जब तक वो डर नहीं होगा ना तो वो गलत काम रुकेंगे ही नहीं। तभी तो जो आतंकवादी, इंडिया का लॉ सिस्टम वीक है इसलिए हमारे साथ ये सब होता है। ये तो हर मतलब हर जब कोई भी चीज़ नई घटना घट रही है इंडिया में, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, सबका एक ही है कि जब तक लॉज स्ट्रांग नहीं होंगी कुछ नहीं कर पाएंगे। और लॉ स्ट्रांग होंगे और जो आप बात कर रहे हैं तो शायद किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं होगी तो कि वो ये बोल सके कि जाके अपनी सरकार को बता देना। और ये सच में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इट मीन्स कश्मीर अभी भी सेफ नहीं है। और कश्मीर का एकमात्र जो टूरिज्म की वजह से उसको पैसा आता है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं पर्सनल पे उस पे सोचूं तो मैं शायद अब कश्मीर आने वाले कुछ समय तक तो नहीं कुछ समय बिल्कुल नहीं जाएंगे, सोच भी नहीं सकते। पे इफेक्ट तो आएगा और बहुत ज्यादा। और अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। और इंटेलिजेंस पे तो खैर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। तो निखिल, अब हमारा ये गेम वाला सेगमेंट चल रहा है। यहाँ पे हम आपको एक नाम बोलेंगे, आपके माइंड में जो भी आएगा आपको तुरंत उसका जवाब देना है, मतलब बिना सोचे। हाँ, उस पर्सन के लिए। ठीक है। तो एक एक करके हम नाम लेंगे। सबसे पहला नाम एल्विश यादव।